हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 से पहले अगर हम देखें, हमने पढ़ा था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो कि क्या बात करता था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो जो पर्सनल लिबर्टी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, तो उसके रिगार्ड में कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 22। It means Article 21 and Article 22 both articles are complementary, कि हम यहाँ पे कुछ लोगों की लिबर्टी को रिस्ट्रेन कर रहे हैं। तो आर्टिकल 22 आपने देखा ही होगा, मूवीज वगैरह में भी अरेस्ट किया जाता है। तो ये अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट का सिंपल मीनिंग है डिटेन करना। किसी पर्सन को अरेस्ट करना मीन्स किसी पर्सन को डिटेन करना। तो आज हम देखते हैं आर्टिकल 22 को टू पार्ट्स में। आर्टिकल 22 जो टू पार्ट्स में है, उसमें दो टर्म्स आएंगी, एक होगी प्यूनिटिव एंड एक होगी प्रिवेंटिव। तो प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है? प्यूनिटिव डिटेंशन होती है, ये एक ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग है कि क्राइम के बाद जो आपको पनिशमेंट मिलेगी उसको बोलते हैं हम प्यूनिटिव डिटेंशन। क्राइम के बाद जो पनिशमेंट मिलती है उसको बोलते हैं हम प्यूनिटिव डिटेंशन। तो इस प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर आते हैं हमारे दो क्लॉजेस, आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 22 का क्लॉज 2। ये हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पार्ट, कौन सा? प्यूनिटिव डिटेंशन। तो क्या कहता है फर्स्ट पार्ट? सून आफ्टर अरेस्ट, जैसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, इंटीमेट द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट, उसको इंटीमेट किया जाएगा उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कि आपको क्यों अरेस्ट करा जा रहा है, किस बेसिस पे किया जाता है, क्यों किया जा रहा है। प्लस जो अरेस्टेड पर्सन है उसको राइट दिया जाएगा कि उसके पास राइट है, किस चीज़ का राइट है उसके पास? लीगल एड का। तो यहाँ अरेस्टेड पर्सन के पास कौन सा राइट है? राइट ऑफ लीगल एड, कि लीगल एड का है कि वो अपना लीगल प्रैक्टिशनर चूज कर सकता है। और इन केस, अब आपने सोचो अगर कोई पुअर है तो हुसैनरा खातून के केस में ये हेल्ड किया गया था कि जहाँ पे कोई पर्सन पुअर है, नहीं कैपेबल वो कोई लॉयर हायर करने के लिए, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो उसको लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड कराएगी। ये उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्लियर कि ये क्या है, एक तरीके से सबसे पहले उसको अरेस्ट का ग्राउंड बताना, प्लस उसको उसके राइट बताएंगे कि आप लीगल प्रैक्टिशनर चूज कर सकते हैं। सेकंड क्लॉज कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको डिटेन नहीं किया जाएगा मोर देन 24 आवर्स। इट मीन्स जैसे आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर क्यों मतलब डाला होगा? इसीलिए ही कि 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा, तो जिससे पुलिस अपने जो राइट्स है उसका मिसयूज ना कर सके। और सेम प्रोविजन हमारी सीआरपीसी में भी गिवन है, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 76, कि अरेस्टेड पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन भी है कि अब किसी पर्सन को कहीं बड़ी दूर से लेकर आ रहे हैं तो फिर तो पॉसिबल नहीं ना कि अब 24 घंटे तो जर्नी में ही खत्म हो गए दिन। तो यही है कि जो ट्रैवलिंग टाइम हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे उसमें से, और जल्दी से जल्दी उसको क्या करेंगे, अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ प्यूनेटिव डिटेंशन। तो प्यूनेटिव मींस क्राइम के बाद। तो क्राइम के बाद क्या हुआ, उसको अरेस्ट करा, उसको ग्राउंड्स बताए और उसको कहा, उसके लिए राइट था कि 24 घंटे से ज्यादा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कम्स प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है जो कि क्राइम होने से पहले, अभी मैंने क्या बताया था, प्यूनेटिव मीन्स क्राइम होने के बाद, प्रिवेंटिव मीन्स क्राइम होने से पहले जो किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑर्डिनरी डेज में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, प्रिवेल करता है। अदरवाइज अदर कंट्रीज में ये इमरजेंसी के टाइम पे प्रिवेल करता है। तो क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन ये इंडियंस ने आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तभी इंट्रोड्यूस करा? तो ये जो है ये पुराना चलता आ रहा है बहुत। तो ये इंट्रोड्यूस था ब्रिटिशर्स के टाइम से, तो उस हमें लगा कि जब ये पहले से इंट्रोड्यूस हैं, लोग इससे गवर्न होते आ रहे हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो अब इसके लॉस की पावर किसके पास होगी, कौन बनाएगा इसके लॉस? तो इसके लॉस बनाते हैं सेंटर एंड स्टेट।
सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास पावर है इसके लॉज बनाने की, प्रिवेंटिव डिटेंशन के। और अगर हम बात करें लॉ की तो हमारा 7th शेड्यूल, प्री का क्वेश्चन, कौन से शेड्यूल में तीनों लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो तीनों जो लिस्ट हैं वो कहाँ पर गिवन है, 7th शेड्यूल में गिवन है। जो डिवीजन है पावर्स का कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे लॉज बनाएगा, तो वो कौन से शेड्यूल में है, 7th शेड्यूल में गिवन है। तो जो 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 है जिसपे कौन लॉज बनाती है, पार्लियामेंट, सेंट्रल लिस्ट जिसे बोलते हैं, उसकी एंट्री नंबर 9 पर क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्ड सेंटर के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्ट थर्ड। लिस्ट थर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो उसकी एंट्री 3 में दोनों के पास पावर है। यहाँ पे स्टेट सेंटर के साथ मिलकर लॉज बना सकती है, क्योंकि अगर हम देखें ये जो एक तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है। तो इसके लॉज की पावर जो दी गई है सेंटर को ही दी गई है, पर कुछ मैटर्स में स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसलिए हमने इसको लिस्ट थर्ड में भी इंक्लूड किया गया है। तो होप क्लियर हो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन की थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो अब तो हमने पढ़ लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, कौन लॉज बना रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल 22 में क्या बात करी गई है। तो आर्टिकल 22 में क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो क्लॉज 4 टू क्लॉज 7 जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो ये प्रोवाइड कराता है कि डिटेन्यू, जब आप डिटेन्यू मीन्स जब किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डिटेन्यू, कैदी जिसे बोलेंगे। तो जब उसको डिटेन किया जाएगा तो क्या क्या प्रोसीजर होगा, तो सबसे जब आप बेयर एक्ट देखेंगे तो उसमें एक होगी एडवाइजरी बॉडी। जो डिटेन्यू है, कैदी है, उसको प्रेजेंट किया जाएगा एडवाइजरी बॉडी के पास। प्लस जब उसको प्रेजेंट किया जा रहा है तो अब हम कितने टाइम तक किसी पर्सन को डिटेन करके रख सकते हैं, तो हम 3 मंथ्स तक किसी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं। प्री का क्वेश्चन, तो किसी पर्सन को अगर डिटेन किया जा रहा है तो कितने टाइम के लिए किया जा सकता है, 3 मंथ्स के लिए, याद रखना। अब बात आती है कंपोजिशन की। एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड सब देख रही है मैटर्स को, पर एडवाइजरी बोर्ड में है कौन कौन। एडवाइजरी बोर्ड में जो है वो पर्सन्स होंगे जो जजेस हैं, जो प्रेजेंट जजेस हैं हाई कोर्ट के, ये जो जजेस रह चुके हैं मीन्स जो रिटायर्ड जजेस हैं किसके, हाई कोर्ट, या फिर जो क्वालिफाइड हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये एक तरीके से ऐसे हो गया पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट मीन्स जो रिटायर्ड थे, प्रेजेंट मीन्स जो एट प्रेजेंट है, फ्यूचर मीन्स जो अपॉइंटेड होने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया एडवाइजरी बोर्ड है। एडवाइजरी बोर्ड इन सब मैटर्स को देखेगी प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्ड में। ठीक है, क्लॉज 4 एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड कराता है। क्लॉज 4 का जो एक एक्सेप्शन है, क्लॉज 4 नहीं, क्लॉज 4 का एक एक्सेप्शन है वो क्लॉज 7 है का बी। वो ये कहता है कि ठीक है, जो एडवाइजरी बोर्ड है वो डिटेन कर रही है 3 मंथ्स, पर वो 3 मंथ्स को एक्सटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि जनरल रूल क्या है, 3 मंथ्स है। पर अगर एडवाइजरी बोर्ड को लग रहा है सफिशिएंट कॉज है कि हाँ 3 मंथ्स से ज़्यादा उसको करना चाहिए, तो जो मैक्सिमम पीरियड करेगी वो पार्लियामेंट ने जो प्रिस्क्राइब करा है उसके अकॉर्डिंग करेगी। अब आप सोच रहे होंगे पार्लियामेंट ने कहाँ प्रिस्क्राइब करा है, तो पार्लियामेंट ने 22 के क्लॉज 7 में क्या करा हुआ है, प्रिस्क्राइब करा हुआ है। तो इट मीन्स 22 क्लॉज 7 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या करेगी, लॉज बनाएगी कि अगर कोई टाइम एक्सटेंड करना है तो वो इसके रिगार्ड में करना है। तो आपको समझ में आया 22 क्लॉज 4 कैसे लिंक हुआ 22 क्लॉज 7 से। यहाँ तो क्या करिए, एडवाइजरी बोर्ड को अगर एक्सटेंड करना है तो वो कितना कर पाएगी, जो क्लॉज 7 में, क्लॉज 7 में कौन है, पार्लियामेंट है। ठीक है, अब आया हमारा क्लॉज 5 और क्लॉज 6 तो स्किप हो गया था ना। तो क्लॉज 5 क्या कहता है, राइट टू बी इन्फॉर्म, कि जैसे अभी हमने देखा राइट टू बी इन्फॉर्म है, जैसे अभी हमने देखा आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में किसी पर्सन को जब अरेस्ट करा था तो उसको बताया ना कि हाँ जी आपको क्यों अरेस्ट करा है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हमने आपको क्यों अरेस्ट करा है, प्लस उसके पास राइट होगा रिप्रेजेंटेशन का। पर अब 22 क्लॉज 5 की रिस्ट्रिक्शन कौन इम्पोज कर रहा है, 22 क्लॉज 6 कर रहा है। वो कह रहा है नथिंग इन क्लॉज 5 शिल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी डिस्क्लोजर, कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी डिस्क्लोजर नहीं करेगी
क्यों नहीं करेगी? अगर उसे लग रहा है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो 22 क्लॉज 5 में सिंपल कहा कि बता दो जो जिस वजह से उसको अरेस्ट करा है, पर 22 क्लॉज 6 में सीधा रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्शन हो गया कि जहां पे हमें अगर लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट है और वो इफेक्ट हो सकता है तो वहां पे नहीं बताया जाएगा। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 के दो केसेस हैं, दुर्गा पादा घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और खुदीराम दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इन दोनों केसेस में वही दोनों ग्राउंड्स बताए गए थे कि उसको कम्युनिकेट किया जाएगा कि क्यों उसको ग्राउंड किस बेसिस पे उसको अरेस्ट कर रहे हैं, प्लस रिप्रेजेंटेशन का भी उसके पास राइट होगा। तो जो हमने 22 क्लॉज 5 में दोनों ग्राउंड्स पढ़े तो ये इन दोनों के केसेस हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा, दुर्गा पादा घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड खुदीराम दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 22। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसे लगा। ओके, बाय बाय।